नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो जैसे कि सीटेट अपर प्राइमरी के कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के प्रश्नोत्तर हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने देखा था हमारा पार्ट नंबर 3, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 4 और इसके अंतर्गत कुल हम 20 प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा जैसे कि अचार बनाया जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और जो चीनी है उसके कारण होता क्या है, यानी कि जो परिरक्षण हम करते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं लंबे समय के लिए, तो ऐसा हम नमक और चीनी डालकर क्यों करते हैं, इसका रीजन यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके। पहला कह रहा है कि इसके कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। दूसरा कह रहा है कि इसके कारण सूक्ष्मजीवी जो कोशिकाएं हैं उनका आकार बदल जाता है। तीसरा कह रहा है कि खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं और चौथा कह रहा है सूक्ष्मजीवी जो कोशिकाएं हैं उनका द्रव्य कुंचन करते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। यहाँ पर जो वर्ड द्रव्य कुंचन लिखा है इसको ध्यान में रखिएगा, यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म जीवी जो कोशिकाएं हैं उनका द्रव्य कुंचन किया जा सके और उस खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाया जा सके, इसीलिए अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों में नमक और चीनी डालकर लंबे समय के लिए परिरक्षण जो है वो किया जाता है। अब नमक का उपयोग जैसे कि आम हो गया, आंवला हो गया, इमली हो गया, उसके अचार के परिरक्षण में किया जाता है। चीनी का प्रयोग आप देखते हैं खाद्य पदार्थ जो है उसकी जो नमी होती है उसमें कमी लाने के लिए जो है वो किया जाता है, जैसे कि जैम, जेली, स्क्वैश होता है, इन सभी का परिरक्षण चीनी के द्वारा ही जो है वो किया जाता है। जो आप कह सकते हैं जो संदूषण करने वाले जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को नियंत्रण करने का कार्य भी ये जो है वो करते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मूल गोप यानी कि रूट कैप नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है जलीय पौधों में, समुद्भिद पौधों में, लवणों मृदोभिद पौधों में या मरुस्थलीय पौधों में। तो मूल गोप जो है किसमें नहीं पाया जाता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर ए जलीय पौधे बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मूल गोप जो है वो जलीय पौधों में जो है वो नहीं पाया जाता है। जलीय पौधे कौन से होते हैं, जो कि जलीय पर्यावरण में होते हैं और इनका जो तना होता है वो प्रायः लंबा और मुलायम होता है, ये विशेषताओं के अंतर्गत आता है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो जलीय पौधे हैं उनकी विशेषताओं के अंतर्गत इन बिंदुओं में से कौन सा जो है पॉइंट नहीं आता है या आता है, तो ध्यान में रखिएगा। जलीय पौधे होते हैं जिनका तना प्रायः लंबा और मुलायम होता है और जड़ों की बात करें तो लंबी और पतली होती हैं और इनमें जो मूल गोप है वो नहीं पाया जाता। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपको यहीं से जो है वो फंसा सकता है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य हैं, अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत जो उपागम है उसका प्रयोग करना वो चाहती हैं। तो इसका आधार है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षार्थी अलग अलग जो शिक्षक हैं उनके साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी जो पाठ्यचर्याएं हैं उनके मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। और चौथा कह रहा है कि उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं शिक्षक जो है, विद्यार्थी जो है उनको जो अलग अलग विषय हैं उनके शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण जो है उसमें एकीकृत जो उपागम है उसका प्रयोग करना चाहती है। क्यों? क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी जो पाठ्यचर्याएं हैं उनके मध्य संबंध जोड़ना चाहती है। यही आपका यहाँ पर ऑप्शन में लिखा भी हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 4 कि एक आदमी जो है वो सुनार बनकर घर घर जो है वो जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषण जो है उनकी चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियां उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में जो है वो डालता है। चूड़ियां तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफी कम हो जाता है।
तो इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया जो घोल है वो संभवतः किसका हो सकता है? इसके संबंध में 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सांद्र HCl, दूसरा कह रहा है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, तीसरा कह रहा है सांद्र HNO3 और चौथा कह रहा है तनु HCl। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, जो कि आपका अम्लराज जो है उसका भी एक उदाहरण हो जाएगा। अम्लराज जो है इसका उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको पता होना चाहिए, वो क्या? वो ये कि जो ये घोल मिलाया जाता है इसमें एक भाग सांद्र HNO3 का होता है। जो HNO3 आप देख पा रहे हैं, सांद्र HNO3 इसका होता है एक भाग, और जो सांद्र HCl देख पा रहे हैं इसका भाग होता है 3 भाग। तो इस प्रकार से 3 अनुपात 1 रेशियो के अनुपात में इसको मिलाया जाता है, जो कि आपका एक अम्लराज होता है। अब इसमें सोना जो होता है, जो यहाँ पर देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, आदमी सुनार बनकर घर घर जा रहा है, तो इसमें जो सोना होता है वो विलय होता है। विलय का मतलब क्या है? ये जो घोल आप बना रहे हैं इसमें घुल जाता है, घुलनशील होता है, विलय होता है। तो जब इसमें सोना घुल जाता है तो चूड़ियां जब आप या स्वर्ण आभूषण जो है वो चमकाने के लिए देते हैं, तो क्या होता है, जो सोना उसके ऊपर की लेयर चढ़ी होती है वो जाकर ये जो आपने मिश्रण तैयार किया है इसमें विलय हो जाता है, और उसके कारण क्या होता है, ऊपर की जब चमक होती है, यानी कि एक लेयर हट जाती है, तो चमक तो ऊपर की आ जाती है, परंतु जो उसके भार में है वो भी कमी आ जाती है। यानी कि ऊपर की जब लेयर हट जाएगी, पुरानी लेयर गंदी होती है वो हट जाती है, तो चमक तो आ जाती है, पर जो भार है उसमें कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से धोखा जो है आपके साथ किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न में कह रहा था इस प्रकार से धोखेबाज जो है वो प्रयोग किया गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 5। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? कक्षा 6 को लेकर कहा गया और भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना की लेकर बात की गई है। अब देखते हैं ऑप्शन। आपकी माँ विविधता पूर्ण जो भोज्य पदार्थ हैं वाला भोजन क्यों देती हैं? दूसरा कह रहा है क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं? तीसरा कह रहा है कि क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थों को खाते हैं? और चौथा कह रहा है कि उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में जो है वो परोसती हैं। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है किसे मुख्य प्रश्न के रूप में आप प्रयोग करेंगे जब आप कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना जो है वो बनाएंगे। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों जो है वो देती हैं, ये आपका प्रश्न सही होगा जब आप कक्षा 6 में भोजन के तत्व को जो है वो पढ़ाने की योजना पढ़ाएंगे। अब उसे भोजन की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, इस टाइप के प्रश्न, जरूरी क्या है, इसमें कौन से तत्व हैं, ये बताना होगा, ये सारी चीजें। तो आप कह सकते हैं जो विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थ हैं उससे भोजन के अलग अलग तत्व जैसे विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण आदि से हमें, उन सभी भोजन से हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा देती है, पोषण के लिए आवश्यक है। तो हम ये कह सकते हैं जो शिक्षक इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, तो उससे इन सभी तथ्यों के बारे में भी जो छात्र है उसको कहीं ना कहीं ज्ञान होगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपकी माँ विविधतापूर्ण वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ, कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। ये उदाहरण किसका है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का ये जो है वो उदाहरण है। जब कोई एक लोहे की छड़ को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो विलयन का जो रंग होता है वो हल्का पड़ जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हल्का पड़ जाता है। तो लोहे की जो कील होती है उसके ऊपर एक भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है, इसका रीजन क्या होता है, जो लौह है यानी कि लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है।
इसलिए आप कह सकते हैं लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर लोहा जो है वो कॉपर की या कॉपर जो है उसको कॉपर सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर जो है वो भूरी परत के रूप में लोहे की जो कील होती है उस पर जम जाता है। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। ये सभी जो आप रिएक्शन यहाँ पर देख रहे हैं इस टाइप के पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आप बुक उठाएंगे तो ऐसे ही सीधे सीधे वहां पर लिखा हुआ है कि रंग किस प्रकार से दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है, भूरा हो जाता है। इस टाइप के बहुत से उसमें प्रेक्षण लिखे हुए हैं, एक से एक क्रियाकलाप लिखे हुए हैं। कहीं से भी आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी क्या करती है, रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है, या फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। 4 ऑप्शन आपको छांटना है कि उपर्युक्त इनमें से कौन सा सही होगा। और जो फिटकरी है इसका सूत्र भी जो है वो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र होता है। अब बात करते हैं उत्तर की, तो आपका फिटकरी जो है रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का जो है वो बना देती है। फिटकरी आप इसके तत्व या इसकी विशेषता के अंतर्गत आप कहेंगे तो ये एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में जो है वो होती है। और फिटकरी का रासायनिक नाम यदि पूछा जाए तो वो ध्यान रखिएगा, फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट फिटकरी का रासायनिक नाम जो है वो होता है। और सूत्र मैंने आपको बता ही दिया। और फिटकरी जिसको हम पोटास एलम के नाम से भी जानते हैं, उपयोग सबसे ज्यादा इसका रक्त का थक्का बनाने के लिए ही जो है वो किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं दाढ़ी बनाते समय जो रेजर होता है उससे यदि कट जाए तो फिटकरी का जो टुकड़ा होता है उसको घिसने से रक्त स्राव जो है वो रुक जाता है। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 8 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। 4 ऑप्शन है। भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, या भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। निबंध वाले ये सभी ऑप्शन आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं, ये आपके बिल्कुल नहीं होंगे। और चौथा कह रहा है कि भोज्य जो पदार्थ हैं वो वर्गीकृत करने और पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। तो आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा, यानी कि इन तीनों में से। ऑप्शन सी तो आपका नहीं होगा, तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्या क्या कह रहा था, एक बार फिर से समझिए। मनुष्य में पोषण एक विषय है, जो गीता है जब आकलन करने को लेकर बात कर रही है मनुष्य में पोषण विषय का, तो केवल बहुविकल्पी जो प्रश्न है उसके द्वारा मूल्यांकन कर रही है। तो किसका आकलन हो सकता है ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो जो भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्नों के द्वारा मूल्यांकन कर सकती हैं या आकलन जो है वो कर सकती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी आप देखिए रोल प्ले तैयार करना, प्रार्थना समय में प्रस्तुत करना, ये सभी बहुविकल्पी में नहीं आएंगे। निबंध वाला ऑप्शन मैंने पहले ही काट दिया। पोस्टर बनाना, ये सभी इसमें नहीं आएंगे। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ कि गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर हैं। 4 ऑप्शन है। वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार, दोलन करता हुआ दोलक, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार। आपको बताना है गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण जो है वो बराबर हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो विस्थापन होता है क्या, सबसे पहले ये समझिए। तो विस्थापन सबसे पहले तो एक सदिश राशि होती है, क्योंकि प्रश्न सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है अदिश सदिश राशि इनमें से कौन सी है या नहीं है। तो सदिश राशि है। और विस्थापन के परिमाण के बराबर की बात करें तो जो सीधी सड़क है उस पर चलती हुई जो कार है वो तय की गई दूरी और विस्थापन इसके परिमाण के बराबर जो है वो आपकी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि विद्युत यंत्रों में जो बैकेलाइट है उसका प्रयोग किया जाता है क्यों। 4 ऑप्शन है। यह उष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, या विद्युत का कुचालक है, या थर्मोप्लास्टिक। और आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि विद्युत का जो है ये कुचालक है। विद्युत यंत्रों में जो
बैकेलाइट जो है इसका प्रयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। और बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण में भी जो है वो आता है, जो कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बैकेलाइट किससे प्राप्त किया जाता है? तो बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा। और फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH जो है उसकी उपस्थिति में गर्म करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। यूज कहाँ कहाँ होता है बैकेलाइट का? तो आप कह सकते हैं बिजली के स्विच है, विभिन्न प्रकार के बर्तन जो है उनके हत्थे जो होते हैं वो बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो अलग अलग जगह आपको यूज इसका देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 कि घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में LED और CFL दोनों का आमतौर पर प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि LED बेहतर है, अधिक अच्छा है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं? दोनों ही एक समान अच्छे हैं। तीसरा कह रहा है कि दोनों में कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। और चौथा कह रहा है CFL बेहतर है क्योंकि LED में विषैले पदार्थ होते हैं। तो अब आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि LED बेहतर है, यानी कि अधिक अच्छा है क्योंकि CFL में जो है वो विषैले पदार्थ होते हैं। आपने ये भी देखा होगा LED जो है इसलिए भी अच्छा है क्योंकि CFL की तुलना में LED जो है जो बिजली है उसकी खपत भी कम करता है। तो इसलिए आपने तो नॉर्मल यही सुना होगा कि LED से थोड़ी सी बिजली बचती है CFL की तुलना में, तो CFL की जगह आप LED बल्ब जो है वो ले लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनकी फुल फॉर्म। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है? LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड LED की फुल फॉर्म होती है। और CFL की फुल फॉर्म क्या होती है? CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप CFL की फुल फॉर्म होती है। अब प्रश्न में क्या कह रहा था कि LED बेहतर है क्योंकि CFL में विषैले पदार्थ होते हैं। अब विषैले पदार्थ को लेकर कौन से विषैले पदार्थ की बात की जा रही है इसको समझिए। तो जो CFL होता है उसमें पारे का वाष्प होता है, पारे का वाष्प होता है, यही विषैला पदार्थ होता है, इसीलिए LED को बेहतर जो है वो माना जाता है। तो ये दोनों की फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा जो विषैले पदार्थ को लेकर बात की गई है वो पारे का वाष्प होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 12 की तरफ कि पानी जो है वो बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है। पता लगाने के लिए शिक्षक ने जो विद्यार्थी हैं उनको सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए दिए और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा, वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना जो है वो भूल गए। चार ऑप्शन है, थोड़े बीज गीली रुई पर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, तीसरा कह रहा है कि थोड़े बीज सूखी रुई पर, और चौथा कह रहा है बहुत सारे बीज गीली रुई पर। तो कौन सी सलाह देना भूल गए इसके संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि थोड़े बीज गीली रुई पर। तो थोड़े बीज गीली रुई पर रखने की सलाह देना भूल गई क्योंकि अगर रुई को गीला नहीं करेंगे तो बीज अंकुरित कैसे होंगे। बस यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिसमें वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या होता है। नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और आपको बताना है कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका रीजन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक कह सकते हैं प्राकृतिक प्रभाव के अंतर्गत आता है, जिससे क्या होता है किसी भी प्लेनेट की बात की जाए, पृथ्वी हो या किसी अन्य प्लेनेट की भी बात की जाए, उसके वातावरण में जो मौजूद गैसें होती हैं वो उस ग्रह के वातावरण के तापमान को बढ़ाने का कार्य जो है वो करती हैं। इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक प्रमुख कारक के रूप में जो है वो जानी जाती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 14 की तरफ कि हार्मोन एड्रिनल इनमें आपको बताना है जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, या शरीर के विद्युत जो अपघट्ट हैं उनके संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है, या रक्त शर्करा के जो स्तर है उसके नियंत्रण में सहायक होता है। तो आपको बताना है जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो किसमें जो है वो हेल्प करता है। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही होगा कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो हार्मोन जो एड्रेनलिन तनाव है उसके स्तर के समंजन में शरीर की सहायता जो है वो करता है।
इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे कि संकट है या क्रोध है, ऐसे समय में जो हमारा शरीर है उसको अधिकतम कुशलता में कार्य करने के लिए जो हार्मोन है ये जो है वो तैयार करता है, एड्रिनल हार्मोन। और इसीलिए इस हार्मोन को हम लड़ो या मरो हार्मोन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। बढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 15 की तरफ, कि यदि किसी द्रव पर दाब जो है वो बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या घटता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि किसी द्रव पर ताप बढ़ता है, इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एक कुकर है, कुकर में द्रव आप भर दीजिए, जल भर दीजिए, पानी भर दीजिए, और उसके बाद उसे गैस पर आप चढ़ा देंगे, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा उसका दाब भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे उसका दाब बढ़ेगा तो उसका जो क्वथनांक है वो भी जो है वो बढ़ेगा। तो यही आपका ऑप्शन ए बढ़ता है, ये जो है वो सही हो जाएगा। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक होता है जैसे कि एक ठोस है, फिर द्रव है और गैस है, तो ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसे हम गलनांक कहते हैं, द्रव से गैस में बदल रहा है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो यही पर जो द्रव है जब वो गैसीय स्टेट में परिवर्तन होने लगता है तब हम कह सकते हैं वो आपका क्वथनांक में जो है वो आ जाता है। पढ़ते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न 16 की तरफ, कि मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है ग्लाइडिंग संधि, हिंज संधि, सैंडल संधि या धुराग्र संधि। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। सैंडल संधि आपका जो है वो हो जाता है। सैंडल संधि की विशेषता में आप कह सकते हैं इसमें बाल और सॉकेट दोनों ही कम विकसित होते हैं, जिसके कारण ये एक से अधिक दिशा में गति संभव इसमें जो है वो होती है। जैसे कि आप अंगूठा देखिए तो आपका अंगूठा अन्य उंगलियों की अपेक्षा अलग अलग दिशा में, या कह सकते हैं बाकी बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से जो है वो गति करता है, जो आपका प्रश्न में पूछा गया था। तो यही रीजन होता है कि इसमें सैंडल संधि जो है वो पाई जाती है। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 17 की तरफ, कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो है विद्यार्थी जो है उनका उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना, या व्यवसायिक परीक्षाओं में जो विद्यार्थी हैं उनको उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना, या उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालय का आकलन करना, या सृजनात्मक और प्रायोगिकरण जो है उसको प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कि गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सृजनात्मक और प्रायोगिकरण जो है उसको प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 18 की तरफ। प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि अधातु ऑक्साइड जो है वो प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। अधातु ऑक्साइड के संबंध में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रकृति में अम्लीय जो है वो होते हैं अधातु ऑक्साइड। अब अधातु ऑक्साइड के उदाहरण में देखिए तो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो ये जो है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होता है वो जल में घुलनशील होता है। तो SO2 को जब आप जल यानी कि H2O से जो है वो क्रिया कराते हैं तो ये क्या बनता है, तो ये जो है वो H2SO3 बनता है। और H2SO3 आपका क्या होता है, आपका H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि SO2 जो है यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको जल में विलय होता है, तो जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल जो है वो प्राप्त होता है। और जिसकी प्रकृति यदि आप बात करें तो जो अम्ल होते हैं यह क्या करते हैं, जो नीला लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देते हैं। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है अम्ल और क्षार के विषय में। तो अम्ल जो है इनकी पहचान ही यही होती है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और लाल क्या कह सकते हैं, इसके इंडिकेशन के लिए होता है। एक छोटा सा पेपर होता है, उसको आप जैसे अम्ल या क्षार जिसमें भी आप डुबोते हैं तो इंडिकेशन दर्शाता है यदि नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो जो लिक्विड है वो जो है आपका अम्लीय प्रकृति का है। और यही चीज क्षार में होती है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो ये इनकी जो प्रकृति है उसकी पहचान के लिए जो है वो होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 19 की तरफ। अगला प्रश्न 19 कह रहा है कि एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संगठक कौन सा है, MgCl2, CaCO3, NaCO3 या AlOH का होल्ड ट्वाइस।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि CaCO3। CaCO3 किसे कहते हैं हम? कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो अति अम्लता के उपचार के लिए ये दवाई के मुख्य संघटक के रूप में यूज की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि MgOH का होल ट्वाइस, या सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी कि NaSCO3। इसी प्रकार मैग्नीशियम कार्बोनेट है यानी कि MgCO3 का होल ट्वाइस। ये सभी जितने भी मैंने यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, ये सभी आपके अति अम्लता के उपचार के रूप में ही जो है वो यूज किए जाते हैं। यानी कि CaCO3 आपको ऑप्शन लिखा देखने को ना मिले तो जितने ऑप्शन मैंने आपको बताया वो देखने को मिले तो वो भी आपके जो है वो सही होंगे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले और लास्ट प्रश्न की तरफ, और इस लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न हम। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टिन से महंगा होता है। तो चार ऑप्शन है, आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। और इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न मिलते रहें। चलिए अब बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। तो हम कह सकते हैं जो खाने के डिब्बे होते हैं उनकी आंतरिक सतह इसीलिए टिन जो है उसका लेपन जो है वो किया जाता है, जिंक का जो है इसीलिए नहीं किया जाता। जिंक या जस्ता जो है उसका जो है वो नहीं किया जाता है क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होता है। अब जैसे क्रियाशील ज्यादा होगा तो जो खाद्य पदार्थ है उसमें घुल जाएगा, इसीलिए ये रीजन होता है। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि पानी के अंदर वायु का बुलबुला किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल लेंस की तरह, समतल उत्तल लेंस की तरह, अवतल दर्पण की तरह, या अवतल लेंस की तरह। तो चार ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ साथ आपके 20 में से कितने प्रश्न सही रहे वो भी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। तो देखते हैं कि आपका पहले से कुछ सुधार हुआ है या अभी भी आपके प्रश्न जो है वो कम सही हो रहे हैं। तो सभी लोग अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा और इस वीडियो का उत्तर अवश्य बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे ये पार्ट भी समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।